दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। आज की खबर में मैं खुलासा करूंगा कि किस तरह से देश की न्याय प्रणाली यानी जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका में दखल अंदाजी करती थी, जिस पर अब जो मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार है वो लगातार नकेल कसती जा रही है और ये तय किया जा रहा है कि न्यायपालिका केवल अपने काम पर ध्यान दे, जो कि देश के अंदर भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि हर मामले में, चाहे वो धार्मिक मामला हो, चाहे सरकार के कोई फैसले लिए हो, यहां तक कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी सुप्रीम कोर्ट दखल लगाता है। हर बात की, हर केस की सुनवाई करने बैठ जाता है और कई बार यह भी देखने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश तक दे दिए और यह कह दिया कि यह कानून आप ऐसा लागू नहीं कर सकते। सीएए, एनआरसी मामले में हमने देखा, कृषि कानूनों के मामले में हमने देखा, हमने सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति, यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों में भी हमने देखा कि जब देश का कानून बना हुआ है उसको चुनौती देने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते थे और सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं को स्वीकार कर सुनवाई भी करता था। अब जब सुनवाई स्वीकार हो जाएगी, याचिका स्वीकार हो जाएगी, तो केंद्र सरकार को निर्देशित कर दिया जाता था कि आप जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है आप इसको एज इट इज चलने दीजिए। और इसी का सहारा लेकर देश विरोधी ताकतें और उनका इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट के सहारे से देश की कई ऐसी बड़ी योजनाओं पर भी रोक लगवा चुका है। अब जगदीप धनखड़ जी, जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो कानून के भले जानकार भी हैं और एक जाने माने वकील रहे हैं, उन्होंने अब सीधे सीधे न्यायपालिका को ये निर्देश दिया है। और आपको बता दूं, वो भोपाल में एक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कार्यक्रम में बोल रहे थे। जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि मैं इस बात की सराहना कर सकता हूं कि वैधानिक निर्देश इसलिए बने क्योंकि उस समय की कार्यपालिका ने फैसले के आगे घुटने टेक दिए थे, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता। हम भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसी शीर्ष स्तर की नियुक्ति में कैसे शामिल कर सकते हैं। यह उन्होंने असल में सवाल जो उठाया है वो इसलिए उठाया कि विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। खास तौर पे राहुल गांधी को आप देखिए, वामपंथियों को आप देखिए, तो वो हमेशा संविधान की कॉपी लेकर के जगह जगह मीटिंगों में गए, संसद के अंदर भी उन्होंने बवाल किया और ये कहा कि देखिए जो मौजूदा सरकार मोदी सरकार है वो अपनी मनमर्जी से सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति कर रही है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर रही है और मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कर रही है। जो हमारे देश के संवैधानिक पोस्ट हैं उन पे नियुक्ति में सीजेआई का शामिल होना जरूरी बताया गया, जिस पर उपराष्ट्रपति जी ने उसका खुलासा किया कि भाई जो न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका है, ये कार्यपालिका में दखल नहीं दे सकती। और उन्होंने इसके पहले भी कहा है कि देश की संसद सबसे ऊपर है। देश की संसद में पूरा देश के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, जनता उनको चुनकर भेजती है और ये लोकतंत्र में लोक यानी देश की जनता की आवाज है। अगर देश की जनता के प्रतिनिधि यानी सांसद कोई संसद में कानून बनाते हैं तो उसको कोई जज सुपरसीड कैसे कर सकता है। जजों का काम बनाए हुए कानूनों को इंप्लीमेंट करवाना है, उनका यह निर्देश नहीं हो सकता कि फला कानून गलत है साहब, इसे ऐसे बदलो। वो जनता करेगी। अगर देश की जनता को लगता है कि कोई कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए, जनता आवाज उठाती है, जनता की आवाज संसद तक पहुंचती है और सांसद अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को संसद में पहुंचाते हैं, फिर उस पर वहां बहस होती है, तब कानून बनते हैं। मौजूदा हालात में आपको बता दूं, जगदीप धनखड़ जी ने जो ये बात कही है, अभी सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होनी है और अभी जो तत्काल एक नियुक्ति फरवरी महीने में होनी है वो होगी मुख्य चुनाव आयुक्त की। आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनका रिटायरमेंट यानी राजीव कुमार का जो रिटायरमेंट है वो 18 फरवरी को होने वाला है और इसके बाद नया मुख्य चुनाव आयुक्त इनकी नियुक्ति होगी। और इस पर मैं अलग से आपको बता चुका हूं कि 5 नाम फाइनल किए गए हैं, उनमें से कोई एक नाम
अब जो पैनल है, केंद्रीय पैनल जो बना हुआ है, जो कानून मोदी सरकार ने 2023 में बनाया, उस कानून के तहत अब यह तय है कि देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया कोई केंद्रीय मंत्री और जो विपक्षी का नेता है, नेता प्रतिपक्ष, वो उसमें शामिल रहेगा। ये बैठ करके तय करेंगे कि कौन ये संवैधानिक पद का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होगा जिसको उस बड़े पद पर रखा जाए। अब इसमें नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री मोदी उसमें शामिल रहेंगे, और मोदी जी की तरफ से जो कैबिनेट मंत्री को जिसको नियुक्त किया गया है वो है अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं। अब यह पैनल तय करेगा 3 लोगों का, और 3 में से 2 जिसकी तरफ राय होगी वो निर्णय होगा। इसके पहले यहां इस तरह की व्यवस्था कांग्रेस ने की थी 2013 में। यह अमेंडमेंट किया था, कानून बना दिया, और कानून बना करके उसमें परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन करके जो पैनल की परंपरा चलाई इन्होंने इस तरह से कि एक होगा प्रधानमंत्री, उसमें एक सदस्य होगा देश का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, और तीसरा नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस को लगता था कि हम सत्ता में हैं, हमारे द्वारा बनाए गए ही न्यायाधीश हैं, और हम जो कहेंगे वो होता रहेगा। तो इस तरह से ये चलते थे, नेता प्रतिपक्ष एक वोट रह जाती थी, और प्रधानमंत्री यानी कांग्रेस की सरकारों में प्रधानमंत्री और सीजेआई मिलकर के अपनी मनमर्जी की नियुक्तियां करते थे। मामला इस कदर ये टिपिकल होता गया, और हमने देखा कि जज के बेटे जज, जज के रिश्तेदार जज, इस तरह से जब बन रहे थे, देश की जनता की आवाज थी कि न्यायिक प्रक्रिया में ये जो जजों की नियुक्तियां होती हैं, इसमें भी जो कोलिजियम सिस्टम है ये समाप्त होना चाहिए, और ये नियुक्तियां भी जैसे आईएएस और आईपीएस अधिकारी चुन करके एक एग्जाम के बाद आते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से आते हैं, वो आना चाहिए। इस पर चर्चा चली तो देश के विपक्षी पार्टियों ने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि जो मोदी है वो तो न्यायपालिका का गला दबा रहा है, वो न्यायपालिका को डरा रहे हैं, वो अपने अनुसार चाहते हैं जजों की नियुक्तियां, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया वो जनता की आवाज थी। आपको बता दें कि सीबीआई डायरेक्टर को लेकर के जिस तरह की बात हो रही है, 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम उसकी धारा 4A के अनुसार उसको नियुक्त किया जाता था। अब आपको जब मैं ये एक्ट बता रहा हूं, इस एक्ट के अनुसार ही आप समझ सकते हैं कि ये एक्ट सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति 1946 का कानून था, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम धारा 4A। यानी ये तब से चल रहा था जब देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए अधिनियम 1946 का सहारा लिया गया, और ये लगातार चलता रहा। कांग्रेस की सरकार थी, और उसके अनुसार जो सीनियर मोस्ट बंदा होता था उसकी नियुक्ति हो जाती थी। केंद्र सरकार अपने अनुसार उसको नियुक्त करती थी, कई बार दखल अंदाजी होती थी। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने, जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी उस समय, आपको याद होगा, नहीं तो मैं याद दिला देता हूं, टिप्पणी की थी कि सीबीआई सरकार का तोता है और पिंजरे में कैद है। यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार अपने अकॉर्डिंग किसी को भी उठाकर, चाहे वो सीनियर भी नहीं है, ये सीबीआई का डायरेक्टर बना देती है, और फिर अपने अनुसार उस सीबीआई डायरेक्टर से लोगों के ऊपर केस कराती है, लोगों की जासूसी कराने का काम करवाती है सरकार, विपक्ष को डराने का काम करती है, ब्लैकमेलिंग करने का काम करती है। इस तरह का कुछ कहना सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन उस समय मीडिया, सोशल मीडिया, वो भी सरकार के दबाव में रहते थे और इन बातों पर कभी चर्चा नहीं हुई। मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने इस पर पारदर्शिता रखते हुए जो पुराना कानून चलता जा रहा था, इसमें एक्ट में परिवर्तन जो कांग्रेस की सरकार में 2013 में हुआ, यानी जो दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 था उसको संशोधित कर दिया, और उसमें सीबीआई की नियुक्ति में बदलाव कर दिया, और उसमें जैसा मैंने बताया 3 सदस्यीय समिति बना दी, एक तो प्रधानमंत्री, दूसरा नेता प्रतिपक्ष, और एक सीजीआई। सीजीआई को इसमें डाल दिया ताकि किसी भी नियुक्ति पर कोई सवाल यदि कोर्ट कचहरी में उठाए तो भाई सीजीआई उसमें है तो कौन उठाएगा। और इसीलिए ये अपनी सेटिंग से चलते रहे।
मोदी सरकार आई तो इसमें 2014 में बदलाव किया गया और फिर इसमें बदलाव करके यह तय किया गया कि इसमें नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया गया एक कैबिनेट का मंत्री भी साथ में रहेगा। बस यहीं से देश की विपक्षी पार्टियों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट तक में केस चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दूं 2018 में सीबीआई के डायरेक्टर जो बनाए गए थे आलोक वर्मा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2019 में सीबीआई के अंतरिम निदेशक बनाए गए थे एम नागेश्वर राव, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। तब 2023 में मोदी सरकार ने इस पर फैसला किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया था जब तक इस पर कोई स्पष्ट कानून नहीं बनता पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। अब पुरानी व्यवस्था का मतलब है 3 लोगों का पैनल, और इसीलिए 2023 में मोदी सरकार ने इसमें बदलाव किया, बाकायदा इसके लिए कानून लाया गया और इस समस्या को समाधान कर दिया गया। अब उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं कर सकता। लेकिन अब बात थी जगदीप धनखड़ जी की, क्योंकि उनका वो कानून के जानकार लोग भोपाल में जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में वो भाषण दे रहे थे, वहां उनका कार्यक्रम था और वहां सब लोग ये जान सकें कि देश के अंदर देश की जनता क्या चाहती थी और सरकार ने क्या किया है। तो जगदीप धनखड़ जी ने इस पर स्पष्ट कहा कि देखिए, सरकार को दबाया जा रहा था, पहली सरकारें इसमें सरेंडर थी और सीजेआई जिनका काम न्याय प्रणाली को देखने का है, न्यायपालिका को दुरुस्त करने का है, लाखों केस आज पेंडिंग पड़े हैं, वो कैसे निपटारा उनका हो, कैसे जजों की नियुक्तियां ठीक से हों ताकि वो पारदर्शी हों, इसको ध्यान में रखने की है, ना कि सरकार जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनकी नियुक्ति कैसे करती है, किसको नियुक्त करती है। कई बार ऐसा हमने देखा है कि अनावश्यक रूप से विवाद पैदा कर दिया गया। अभी चुनाव आयुक्त के लिए कोई भी व्यक्ति का नाम घोषित सरकार करेगी, आप देखना कि ये देश का विपक्ष पहले हल्ला करेगा, सरकार को बदनाम करेगा, और ये भी आप देखना कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में हर मामले को जाकर उलझाओ और वहां वो अपने जो उनके कुछ दबाव में रहे हुए लोग हैं, उनको लगता है कि उनके अनुसार कुछ फैसला करा सकते हैं, कम से कम बदनाम तो कर ही सकते हैं। तो हमने देखा है कि चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार थे, उनके रहते हुए किस किस तरह के सवाल उठाए गए। पूरा विपक्ष ईवीएम को लेकर के बदनाम करता था कि ईवीएम तो साहब हैक हो जाती है, चुनाव आयुक्त तो साहब इन्हीं के अनुसार काम करता है। पिछले दिनों अभी हमने देखा कि जब उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हुआ, उसके रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे, और इतना ही नहीं, बड़ी बेशर्मी के साथ अखिलेश यादव कफन लेकर के, सफेद कपड़ा लेकर के संसद में पहुंच गए और वो कह रहे हैं कि ये तो मैं कफन लाया हूं क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है देश की संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध। एक नैरेटिव वॉर चल रहा है और उस नैरेटिव वॉर में देश और विदेश में भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये विपक्ष कर रहा है। नियुक्ति अवैध है, इसको कोर्ट में चुनौती दे रहा है। इसीलिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने पहले ही मीडिया में, यानी मीडिया में तो नहीं था, वो कार्यक्रम में बोल रहे थे, लेकिन मीडिया में इस पर अब चर्चा शुरू हुई है। ये चर्चा पूरे देश में जानी चाहिए कि क्या जो न्यायपालिका है उसका काम कार्यपालिका के काम में दखल करना है या न्यायपालिका पर ध्यान देने का है, अपने सिस्टम को दुरुस्त करने का है। जब लाखों केस देश में पेंडिंग पड़े हों, लोगों को तारीख पे तारीखें मिल रही हों, लोगों को न्याय ठीक से नहीं मिल रहा हो, जजों की नियुक्ति पर देश की जनता आक्रोशित है और देश की जनता सवाल उठा रही हो कि जज का बेटा ही कैसे जज बन जाता है, जज की बेटी या दामाद कैसे जज बन जाता है, जबकि आम जनता में जो बच्चे न्यायपालिका में गए हुए हैं, किन्हीं के बच्चे जज हैं, उनका जीवन बीत जाता है, वो हाई कोर्ट के भी जज तक नहीं बन पाते। जिसका सोर्स है, जिसकी सिफारिश है, उनके बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं। तो जनता के अंदर आक्रोश है। इस आक्रोश को यदि देश के सांसद नहीं समझ रहे हैं, देश का ये न्यायपालिका अगर नहीं समझ रही है, तो उनको अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। और यही जगदीप धनखड़ जी ने किया है कि उनको देश की हकीकत बताने का काम किया है। आपसे मेरा प्रश्न है, आपकी राय क्या है? क्या जगदीप धनखड़ जी ने जो बोला है,
कि न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल ना दे, अपना काम करे। आपको क्या लगता है कि देश की जो न्याय प्रणाली है, यानी जो जजों की नियुक्ति का मामला है, या सीबीआई के डायरेक्टर, मुख्य चुनाव आयुक्त या सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति में ये दखल अंदाजी करें, उन केसों को कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार करें, ये क्या आप मानते हैं कि सही कदम है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।